आलियान से मुलाकात होती है तुम्हारी? लेडी महर पूछ रही थी। वो सब आतिशदान के पास बैठे थे। वीरा उसे अपने साथ दीपरेंट वर्क लेकर जा रही थी। वो तैयार होकर बैठी थी और वीरा का इंतजार कर रही थी जो तैयार हो रही थी। जी होती है, दोस्त है तुम्हारा, सबसे अच्छा दोस्त ना। मेरा बेटा अच्छा दोस्त बनता है। जी। उसके जी कहने का अंदाज बहुत कमजोर सा था। वो तो कह रहा था तुम उसकी दोस्त हो, सबसे अच्छी दोस्त। अमरा सोचने लगी कि क्या वो उसका सबसे अच्छा दोस्त है। तुम्हारे बाबा कैसे हैं? उनका बिजनेस कैसा है अब? ठीक हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। वो जल्द ही आपका कर्ज वापस। बुद्धू हो, कर्ज की बात कौन कर रहा है? तुम्हें लगता है मैंने इसलिए तुम्हारे पापा का तुमसे पूछा है? मुझे लगता है मुझे खामोश हो जाना चाहिए। अमरा शर्मिंदा सी होकर उन्हें देखने लगी। चैनल तब्दील करके उन्होंने चार्ली चैपलिन की मूवी लगा ली और ऐसे देखने लगी जैसे स्कूल से छुट्टी न करवाए जाने पर बच्चे खफा होकर वालिदैन को देखते हैं। अगर आप ऐसे ही खफा रही तो मैं वीरा के साथ नहीं जाऊंगी। उन्होंने नाराजगी से देखा। कभी कभी तुम हद से ज्यादा बेवकूफ़ी कर जाती हो। मैं हद से ज्यादा बेवकूफ़ी हूँ, ये कोई काबिल फख्र बात नहीं है। माँ और बेटा दोनों एक ही बात करते थे, जानती हूँ। मैं आ गई, वीरा ने नशिस्तगाह में आकर चिल्लाकर कहा। दरअसल खुद को दिखाकर कहा। उसने हल्के नीले रंग की फ्रॉक पहनी थी, अपने लंबे बालों को टेल की सूरत में बांधा था, हल्का मेकअप किया था और खुद को और प्यारा बना लिया था। इसे किसी क्लब न ले जाना, लेडी महर ने ताकीद की। मालूम है मुझे, वैसे भी ये क्लब मटेरियल नहीं है। उसने अमरा को चिढ़ाने के लिए कहा। वो तो तुम भी नहीं हो। लेडी महर ने भी उसे चिढ़ाया। सभी जाते हैं, एक ही अमरा ही नहीं जाती, जाएगी भी नहीं। उसके बाप दादा की रवायात नहीं है ये, तो बुराई क्या है उसमें? मुझे इस बहस में नहीं पड़ना वीरा। तुम जाओ, फिल्म देखो और घर वापस आओ। उसने सिटी सेंटर में वाक़या दीपरेंट वर्क को कई बार बाहर से देखा था, लेकिन कभी अंदर नहीं गई थी। यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स यहाँ बाकसरत पाए जाते थे। दीपरेंट वर्क एक छोटा सा डिजिटल शहर था। रंगारंग, चहल पहल और मुख्तलिफ मुल्कों के अफराद की भीड़ से सजा संवरा हमसे है ज़माना का नारा लगाता हुआ। अंदर जाते तो लगता बाहर कोई दुनिया ही नहीं है, बाहर आते तो लगता सारी दुनिया तो अंदर थी। पहले वीरा उसे लेकर घूमती रही। ये जो दो गोरे सामने खड़े हैं, इन्हें देखकर बताओ ये किस कौमियत के हैं? वीरा ने दो गोरे चीटे लड़कों की तरफ इशारा करके उससे पूछा, जूनी में भी अक्सर पूछती रहती थी। दोनों अंग्रेज हैं। इस बार उसे यकीन था कि उसका जवाब ठीक होगा। वीरा ने कहकर लगाया, दोनों अंग्रेज कैसे हुए? क्योंकि दोनों गोरे हैं। और वो एक और वजह ढूंढ रही थी कि वीरा का एक और बुलंदो बैंक कहकर जगमग करती गुजरगाह की शान बना। एक अमेरिकी है और दूसरा आयरिश। तुम फिर से गलत हो। तुम्हें कैसे पता? पता चल जाता है। तुम्हें इतना तो मालूम है ना आयरिश किसे कहते हैं? अमरा ने हाँ में सर हिला दिया, जबकि वो नहीं जानती थी। वो उसे क्या बताती कि उसे यहाँ सब गोरे रंग बालों को अंग्रेज ही जाना और कहा जाता है। अब भले से वो कनाडा का हो या फ्रांस का, मैनचेस्टर में रहकर उसे ये अंदाजा तो हो चुका था कि वहाँ कौमियत का हवाला देकर काफी बात की जाती है, बल्कि बात ही कौमियत से शुरू की जाती है। फलां अमेरिकी का कॉफी कैफे, फलां अरबी की फ्लाफल शॉप, फलां जर्मन सर का लेक्चर। उसे कौफ होती थी जब उस शख्स का नाम बाद में लिया जाता और कौमियत पहले। वीरा अपने क्लास फेलोज का जिक्र करती तो उनकी कौमियत से शुरू करती, और जब उसे वीरा को कोई बात बतानी हो तो वो कहती, फलां जिसके बाल लंबे लंबे हैं, पतला सा लंबा सा, वो जिसकी गहरी सब्ज आंखें हैं, मुश्किल सा नाम है, तुम्हारे ही डिपार्टमेंट का है, बालों की पोनी बनाता है। चलते चलते वीरा एक कैफे के सामने रखे एक बड़े से कार्टून जिनके पास खड़ी हो गई, जो जबान बाहर निकाल कर आने जाने वालों को चिढ़ा रहा था। उस दिन जैसे ही वीरा भी जबान निकाल कर उसके साथ खड़ी हो गई।
क्लिक मी अमराहा। अमराहा ने 2 जिनों की तस्वीरें बना दी। फिर वीरा ने अमराहा को खड़ा होने के लिए कहा। अमराहा ने खुद को वीरा से बहुत बचाना चाहा, लेकिन उसने उसे जिन के साथ खड़ा कर दिया और जबान बाहर निकालने को कहा। वहाँ उन्हें ये सब करते कोई नहीं देख रहा था, लेकिन अमराहा को लगता था सब उसे ही देख रहे हैं। उसी जिन के पास खड़े होकर वीरा ने 2 उंगलियों को जबान के नीचे देकर सीटी बजाई, सर से ऊपर हाथ ले जाकर ताली बजाई और बाएं हाथ को होंठों के किनारे रखकर ओ की बनमानत जैसी आवाज बड़े शौक और खालस जंगली अदात से निकाली। ये क्या कर रही हो? ये मेरे प्रिंट वर्क में आने का ऐलान है। मैं यहाँ ऐसे ही एंट्री देती हूँ। वो ऐसे एंट्री दे सकती थी। वो वीरा थी ना? तुम जंगली हो? अमराहा ने उसकी पौनी खींची। कभी किसी रूसी को जंगली न कहना। हम बूंद बूंद जिंदगी से जमे जिंदा दिली के ग्लेशियर हैं। जिंदगी का सूरज हम में से होकर रंगों को चमक दमक देता है। हम मौत सी बर्फ में दफन सरसब्ज चरागाहों के कहके लगाते हैं। ये सिर्फ हम ही कर सकते हैं। हम जंगली कैसे हुए? वीरा की बातें ऐसी ही होती थी। उनमें से एहसास कमतरी झलकता था, ना ही मायूसी। वो कुछ इस अंदाज से चलती फिरती मुस्कुराती और बातें करती थी जैसे दुनिया उसके इस्तकबाल के लिए तैयार खड़ी है, और अगर ये दुनिया उसे खुशामदीद कहने पर आमादा नहीं भी है तो भी वो बहरहाल उसकी परवाह करने वाली नहीं है, क्योंकि वो अपनी अलग दुनिया तख्लीक करने का बस भी रखती है और हौसला भी। अब वीरा का ये पहले से इरादा था या सिर्फ शरारत कर रही थी। वो उसे हॉट रॉक कैफे ले आई, जिसकी बैलूनी दीवार से झूलता गिटार सुर्ख, पीली और सफेद रोशनियों से मुनव्वर था, लेकिन जिसकी सुर्ख रोशनी खतरे की घंटी बनी बेकरारी से झिलमिल कर रखी थी। ये कैफे है? हाँ, कैफे भी है, अंदर और भी बहुत कुछ है। तुम पहले कभी हॉट रॉक नहीं गई ना? मैं इसका नाम भी पहली बार सुन रही हूँ। पाकिस्तान में नहीं है ये क्या हर मुल्क में होता है? दुनिया का कौन सा ऐसा बदनसीब मुल्क होगा जो हॉट रॉक से महरूम होगा? है क्या इसमें? आ जाओ अंदर। वीरा उसे अपने साथ ले आई। दीवारों पर जा बजा गिटार लग रहे थे। कुछ पुराने फैशन के काउबॉय हैट भी दीवारों पर आवेजा थे। अंदर जाते ही उसे कई जाने पहचाने यूनिवर्सिटी के चेहरे नजर आए। फिर उसे अपनी यूनि के स्टूडेंट्स का हजूम नजर आया। लग रहा था रात होते सब यहीं मौजूद होते हैं और फील लाइक होम की कैफियत में है। अंदर आते उसका पाँव किसी ठोस चीज से टकराया और वो गिरते गिरते बजी। उसका मिजाज बिगड़ गया। काफी शानदार इस्तकबाल किया है इस हॉट रॉक ने मेरा। शायद अभी ये आगाज हो। तुम मुझे डरा रही हो? हाँ, और सुनो ध्यान से, वीरा ने आंख मार कर कहा। वीरा उसे बारटेंडर काउंटर के पास बिठाकर जरूरी काम कहकर चली गई। बारटेंडर मौजूद नहीं था। फिर बारटेंडर आया, जिसके दोनों बाजुओं पर कोहनियों से ऊपर तक टैटू खुदे थे। दाएं बाजू पर घनी झाड़ियों में से एक खूंखार भेड़िया दांत नकों से आंखें चमकाए शिकार पर जस लगाने की तैयारी कर रहा था, और बाएं बाजू पर वही भेड़िया अपने शिकार की गर्दन दबोचे गिरा रहा था। उसका शिकार एक इंसानी खोपड़ी थी। अमराहा ने कराहत से अपनी नजरें फेर लीं। कॉकटेल बनाते उसने तिरछी नजरों से अमराहा की कराहत के तासुरात को देखा। फिर उसने आंखें ऐसे चुंधियाई जैसे नादीदा शैतान को सलूट किया और शिकार को खुशामदीद। तुम्हें ये पसंद आया? उसने भेड़िए की तरफ इशारा किया। अमराहा ने मुंह बना लिया। बिल्कुल नहीं, जहर लग रहे हैं। अमराहा क्यों झूठ बोलती? वो किसी से डरती वरती थोड़ी थी। इतनी साफ कोई कि शायद उससे तवक्का नहीं थी। वो सरमस्ती से ऐसे सर हिलाने लगा जैसे उस पर किसी खास नेमत का नज़ूल कर दिया गया हो। नए शिकार से मुलाकात पर उसे बेपाया खुशी हासिल हुई हो। 2-3 बार उसने अपना काम करते सामने बैठी लड़की को देखा और उसे समझ नहीं आया कि वो कैसे सब्र करे। खामोश खामोश बैठी ये लड़की कितनी अजीब लग रही थी। ये लड़की खामोश क्यों है? इससे तो ठीक 10 मिनट बाद
डीजे ने फुल वॉल्यूम में डिस्प्ले की। पहले सिर्फ हल्का हल्का म्यूजिक बज रहा था। बाहर शाम गहरी हो रही थी। हॉट रॉक के कोनों खुदरों में से हाव वाव करता हजूम डांस फ्लोर पर जमा होने लगा। डिस्को लाइट्स तेजी से हरकत करने लगी। अमरा घबरा गई। उसने आसपास देखा। वो अंदाजा कर सकती थी असल में ये कौन सी जगह है। वीरा उसके साथ शरारत कर गई थी। वो जल्दी से उठी और अपनी दानिश में राहदारियां पार करके सीढ़ियां उतरकर बार से बाहर आ गई। लेकिन वो दरअसल हॉट रॉक के ही एक दूसरे हिस्से में आ निकली थी जहां जुआ खेला जा रहा था। वो और आवाज पागता सी हो गई। दादा को अगर ये सब मालूम हो जाए तो उसे वापस लेने खुद मैनचेस्टर आ जाएंगे और कभी वापस नहीं आने देंगे। वो वापस उस जगह आई जहां वीरा उसे छोड़कर गई थी, लेकिन वीरा अभी तक नहीं आई थी। मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? बारटेंडर ने फरिश्ता सफ्ती को गले से लगाकर पूछा। मुझे बाहर जाना है। किस तरफ से जाना है? फ्रंट डोर तो बंद हो चुका है, तुम्हें बैक डोर से जाना होगा। फरिश्ता सफ्ती अपना फरिश्ता ही बनते इंसानियत से लबरेज अंदाज में कहा। बैक डोर किस तरफ है? उसे क्या मालूम था कि उन हॉट रॉक वगैरह में क्या असूल ज़वाबित थे आने जाने के और कहाँ उनके बैक डोर थे। हाथों को तेजी से नचाकर उसने उसे बताया कि ये पिछला दरवाज़ा किस तरफ है। डीजे साउंड बदल चुका था। उसने जानवरों के चिंघाड़ने की आवाज़ों का मॉडर्न हिप हॉप म्यूजिक के साथ मिक्स करके वॉल्यूम तेज कर दिया था। अमराह के रंग तेजी से बदलने लगे। उसे बताकर तेजी से कॉकटेल बनाते वो लव टू की टी शर्ट पहनी। उसने अमराह के रंग बदलते चेहरे को देखा और मजीद इंसानियत से लबरेज नजर आने लगा, बल्कि झलक पड़ने को हो गया। आओ मेरे साथ, उसने खुद से ही कहा। अमरा गो उसे पहली नजर में ही नापसंद कर चुकी थी, लेकिन उसके साथ जाने से खुद को रोक न सकी। वो आगे चलने लगा। वो उसके साथ थोड़ा फासला रखकर पीछे चलने लगी। 3-4 राहदारियां चलकर 2-3 बार सीढ़ियां उतरकर उसने एक दरवाजा खोलकर कहा, ये है बैक डोर, तुम यहाँ से जा सकती हो। शुक्रिया। वो तेजी से आगे बढ़ी और दरवाजे के पार हो गई, लेकिन वो तो बाहर का रास्ता ही नहीं था। फौरी सदमे के जरिए असर आने से पहले उसने देखा कि वो एक छोटा सा कम रोशनी वाला कमरा है जो मुख्तलिफ चीज़ों से अटा पड़ा था। उसके पैरों के पास बहुत सी खाली बोतलें पड़ी थी और वहाँ चंद कदम खड़े होने के अलावा कोई जगह नहीं थी। बदबू के भपके दम घोंट रहे थे। दरवाज़ा धड़ से बंद हुआ, फिर फौरी लॉक हुआ और चलाकर उसने जो उसे बाहर का रास्ता दिखाने लाया था कहा, अब यहाँ कई भेड़िए आएंगे तुम्हारी गर्दन दबोचने। दूर ऊपर डीजे ने इंसानी खुद साख्ता चीखों के साथ एक दूसरे म्यूजिक को मिक्स करके चलाया। हॉट रॉक कैफे का डांस फ्लोर अपने अरूज पर आ गया। अमराह की चीख उस अरूज में दब गई। ये क्या हो गया और कैसे? अगर कोई उस वक्त उसकी शक्ल देख लेता तो जान जाता कि मौत से भी ज्यादा दहशतनाक अगर कोई चीज थी तो वो उस वक्त उसकी शक्ल पर छाए खौफ के अलावा कोई और नहीं थी। बारूदे अंधेर ने उसकी आंखों में घुसकर जलना शुरू किया। उसे नजर आना बंद हो गया। तेज सीटी की आवाज उसके दोनों कानों से सिर के अंदर घुसकर दर्दनाक अंदाज से गूंजने लगी। जंबिश उस पर महाल हुई और उसका वजदान खतरे का घंटा बना टन टन बजने लगा। जिस खोपड़ी को बारटेंडर के बाजू पर बने भेड़िए ने मुंह में दबोच रखा था, वो वही खोपड़ी बन गई। मुर्दा शिकार की गई, शिकार हो चुकी। उसने सर को झटका दिया। उसे कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा था? दिमाग सोच क्यों नहीं रहा था? उसने सर को मुसलसल 2-3 झटके दिए। उसे धुंधला धुंधला नजर आने लगा था। सर को झटके देने से उसके सर में टीस सी उठी और वो दीवार का सहारा लेकर लड़खड़ाती हुई बोतलों के ढेर पर बैठ गई। ठंड में भी वो पसीने से भीग चुकी थी। इतनी सी देर में ही उसका हाथ क्रॉस बैग पर लगा। उसका बैग उसके साथ था। उसके पास फोन था। उसने कांपते हाथों से फोन निकाला। वो वीरा को फोन करने लगी। बेल जा रही थी। बेल जाती रही लेकिन उसने फोन नहीं उठाया।
اس نے میسج لکھنے کی کوشش کی، لیکن اس کی انگلیوں کی کپکپاہٹ نے اسے ایسا نہیں کرنے دیا۔ وہ سادنا کو فون نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ پولیس کو فون کر دیتی اور وہ پاکستانی لڑکی پولیس سے بہت خوفزدہ تھی کہ یوں بدنامی ہوگی اور بہت زیادہ ہوگی۔ ان کے علاوہ اس کے پاس صرف چند دو دوسرے لوگوں کے نمبرز تھے۔ وہ اپنے فون بک چیک کرنے لگی اور آلیان پر آ کر رک گئی۔ وہ ایک کلب کے کسی تہخانے میں بند کر دی گئی تھی اور خوف سے کانپ رہی تھی۔ فون کال کے بٹن کو پش کرنے کے لیے اس نے اپنے جسم کے تڑتڑاہٹ کو قابو میں کیا۔ ہیلو آلیان، میں امرہ، مجھے کسی نے یہاں بند کر دیا ہے۔ اپنے رونے پر قابو پاتے اس نے بہت دیر لگا کر جملہ مکمل کیا۔ ٹھیک ہے، تم ابھی وہیں رہو بیبی، کونے میں خالی بوتلوں کے کیرٹس کے پیچھے وڈکا رکھی ہے، تم اسے پی سکتی ہو۔ پولیس کو فون کرنے کی حماقت ہرگز نہ کرنا، ورنہ تمہاری ڈیڈ باڈی بھی ان کے ہاتھ نہیں آئے گی۔ اور ہاں، مجھے آلیان نہیں کارل کہتے ہیں۔ کارل؟ امرہ کے ہاتھ سے فون گر گیا اور اس کی بیٹری نکل کر دور جا گری۔ آلیان کے فون پر وہی تھا اسے یہاں بند کرنے والا۔ باریک اعصاب نچوڑ دینے والی خوف کی لہر نے اس کے وجود کا احاطہ کیا۔ اب اس کے پاس ایک ہی حل تھا کہ وہ پولیس کو فون کرے۔ آلیان، ویرا اور وہ لڑکا کون تھا؟ اس سوال کے بارے میں سوچتے ہی اس کی جان پیروں کی انگلیوں میں آنے لگی تھی۔ ویرا اسے بہانے سے لائی تھی، پر کیوں؟ ایسے اسے بند کرنے کے لیے؟ وہ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے تھے؟ اور آلیان، یہ سب کیا تھا؟ وہ سب کیا کر رہے تھے اس کے ساتھ اور کیوں؟ کپکپاتے ہاتھوں سے اس نے بیٹری کو فون میں ڈالا اور فون ہاتھ میں لے کر بیٹھ گئی۔ اگر پولیس آئے گی، اس کلب میں سے اسے برآمد کرے گی تو یہ خبر اخبارات تک بھی جائے گی۔ یونیورسٹی کے ایک اسٹوڈنٹ کو معلوم ہو جائے گا، وہ تماشا بن جائے گی۔ دادا کو معلوم ہوگا، وہ اسے واپس بلا لیں گے۔ وہ پڑھ نہیں سکے گی۔ سہانا سپنا بس ٹوٹ جائے گا، بلکہ ٹوٹ ہی گیا۔ فون کو ہاتھ میں پکڑ کر گھٹنوں کو جوڑ کر وہ رونے لگی۔ مانچسٹر میں پہلی بار پوری شدت سے روتی رہی۔ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ پولیس کو فون کرے، اور بات کر سوچ کر وہ رو رہی تھی۔ ایسے پردیس میں کسی کلب میں بند کیے جانے پر، اپنی کم عقلی پر، اتنی دور پردیس میں پڑھنے والی اب تک باہر جانے کے، اندر آنے کے راستے ہی ٹھیک سے یاد نہیں کر سکی۔ گھر سے باہر نکلنے کے لیے صرف وہ جوتے ہی ضروری نہیں ہوتے جو پہن کر باہر جایا جاتا ہے، وہ ہوش مندی اور پھرتی بھی ضروری ہوتی ہے جو گرنے نہ دے، چوٹ تو ہرگز نہ لگنے دے۔ اسٹور میں پھیلی بدبو اسے پاگل کیے دے رہی تھی۔ اے خدا، میری مدد کرو، کسی کو بھیجو میرے لیے، وہ دعا کر رہی تھی، ساتھ ساتھ فون کر رہی تھی کہ ایک دم سے دروازہ کھلا اور سامنے خدا کی بھیجی مدد کھڑی تھی، آلیان۔ امرہ، اس نے ابھی یہ کہا ہی تھا کہ وہ تیزی سے اٹھ کر اسے دھکا دیکھ کر پیچھے ہٹاتی بھاگ کر باہر نکلی اور اوپر آئی۔ کاؤنٹر کے پیچھے کھڑے مسکراتے ہوئے اس منحوس انسان کو اس نے تیزی سے بھاگتے ہوئے دیکھا اور لوگوں کے ساتھ ٹکراتی گرتی پڑتی ہاٹ راک سے باہر نکلی۔ امرہ، بات سنو۔ آلیان تیزی سے اس کے پیچھے بھاگتا ہوا آ رہا تھا، اسے آوازیں دے رہا تھا، لیکن وہ رکی نہیں۔ کیوں رکتی؟ کہاں جا رہی ہو؟ میری بات سنو۔ اس نے ایک دم سے لپک کر اس کا بازو تھام لیا۔ امرہ پر جیسے کسی نے جلتا ہوا تیل انڈیل دیا۔ اس نے اپنے بازو کو جھٹکے سے اس سے چھڑوا کر اس کے منہ پر ایک تھپڑ دے مارا۔ دی پرنٹ پر کی مصروف دن راہ گزر پر کھڑے ہو کر کم سے کم 50 یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو گواہ بنا کر، تم تینوں نے مل کر مجھ سے جو گھٹیا مذاق کیا ہے، یہ اس کے لیے۔ اس نے تھپڑ کی طرف اشارہ کیا اور اس سے تیش سے گھورتی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ سڑک پر آ کر اپنے لیے ٹیکسی دیکھنے لگی۔ غصے سے اس کا خون کھول رہا تھا، دکھ سے اس کی آنکھیں دھواں دھواں ہو رہی تھی۔ ویرا آلیان کی کلاس فیلو تھی اور وہ تیسرا بھی ان کا کوئی کلاس فیلو ہوگا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ سب کیوں کیا گیا، اسے یہ معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کر دیا گیا، بس۔ اس نے ٹیکسی روکی اور اس میں بیٹھنے ہی لگی تھی کہ آلیان نے اپنے پیر کو ٹیکسی کے دروازے میں پھنسا لیا۔
मेरी बात सुनकर जाओ अमरहा, उसने तहम्मुल से कहा और उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। अमरहा ने मुंह फेर लिया और सख्ती से उसके पैर को परे करके दरवाज़ा बंद कर दिया और ड्राइवर को चलने के लिए कहा। वो घर पहुंची तो आलियान पहले से ही दरवाजे पर मौजूद था। मेरी बात सुन लो अमरहा, शोर मत करना, मामा सुनेंगी तो उन्हें दुख होगा। हाँ, होगा दुख उन्हें कि उनके बेटे ने क्या शानदार हरकत की है। उन्हें दुख होगा कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा। सारी दुनिया भी गवाह बनकर आ जाएगी तो वो कभी ये नहीं मानेंगी कि मैंने कुछ बुरा किया है। अच्छा, धूल झोंक रही हो फिर उनकी आंखों में। उसे परे धकेलती वो अंदर जाने लगी। वो उनमें से किसी की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। इंसान जिंदगी में उस वक्त ज्यादा तकलीफ उठाता है जब वो हकीकत जाने बगैर खुद को अंधा कर लेता है और अपने उस अंधेपन का इलाज भी नहीं करवाना चाहता। आलियान अपने चौड़े मजबूत जस्से से उसका रास्ता रोके खड़ा कह रहा था। क्या कहना चाहते हो मुझसे अब? वो चिल्लाई। वो काल था, तुम्हें कैसे बताऊं उसके बारे में, बस वो ऐसा ही है अमरहा। वो किचन में मेरे पास आया और मेरा फ़ोन मांगा और 2 मिनट बाद उसने मुझे बताया कि उसने तुम्हें स्टोर में लॉक किया है। उससे तफसील जाने बगैर मैं जल्दी से तुम्हारे पास आया क्योंकि मैं जानता था तुम कितनी जल्दी परेशान हो जाती हो। इस सब में मेरा कसूर कहाँ है अमरहा? अमरहा के टप टप आंसू गिरने लगे। तुम लोग किस कदर जालिम हो। मैं जालिम नहीं हूँ अमरहा, तुम मुझे एक और थप्पड़ मार सकती हो लेकिन तुम ऐसे रो नहीं। मैं काल से निपट लूंगा। अमरहा ने बैग से चाबी निकाल कर दरवाजा खोला और हथेली की पुष्ट से आंखें साफ करती अंदर चली गई। आलियान बाहर ही खड़ा रह गया। जब 2 घंटे बाद अमरहा के कमरे की बत्ती गुल हो गई तो वो चला गया। वो काल के पास जा रहा था उसे एक घोंसा मारने।